Hello friends, welcome to my channel Learning Skill. I am Jyoti Sikka and today we will discuss e-retailing. E-retailing means online shopping भी बोलते हैं इसको, ऑनलाइन कॉमर्स, ऑनलाइन बिजनेस भी बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने सुने भी हुए हैं कुछ नाम, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, जियो मार्ट, ईबे, ये सब ई-रिटेलिंग के ही एग्जाम्पल हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ई रिटेलिंग क्या होता है? सबसे पहले हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे। ई रिटेलिंग को जैसे मैंने अभी बताया, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन रिटेलिंग भी बोलते हैं। ऑनलाइन रिटेलिंग ऑल्सो नोन एज ऑनलाइन शॉपिंग इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बोला जाता है, विच अलाउ कस्टमर्स टू डायरेक्टली बाय गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम ए सेलर ओवर ऑनलाइन चैनल। तो ये हम ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है, जो रिटेलर है वो कस्टमर्स को अलाउ करता है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। मतलब वो फिजिकली कोई शॉप बनाकर नहीं बैठा है, वो कंप्यूटर के ऊपर किसी वेबसाइट के थ्रू कस्टमर से कांटेक्ट कर रहा है, और या कस्टमर्स उससे कांटेक्ट कर रहे हैं और वो अपने प्रोडक्ट्स को वहां पर डिस्प्ले कर रहा है। प्राइस, क्वालिटी, हर कुछ, सब कुछ वो वहां पर बताता है, और अगर कस्टमर को ठीक लगता है तो वो वहां से उससे परचेज कर लेता है। Online retail is convenient due to its 24-hour availability, global reach, etc. तो ऑनलाइन रिटेलिंग जो है, इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि आप 24 आवर्स इस पर अपना सामान बेच सकते हो और सामान खरीद भी सकते हो। क्योंकि आप, ये नहीं है कि रात को आपकी ऑनलाइन शॉपिंग बंद हो जाएगी, नहीं, ऐसा इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। 24 आवर्स आप इसमें शॉपिंग कर सकते हैं, आप इसमें अपने प्रोडक्ट्स को सेल भी कर सकते हैं। ग्लोबल रीच का मतलब है, अगर आपने किसी वेबसाइट पर अपने एक प्रोडक्ट को डाला है तो जरूरी नहीं है कि वो जो प्रोडक्ट है वो आपके उसी एरिया में ही दिखेगा, नहीं, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी लोग उसको देख सकते हैं, उसके प्राइस, क्वालिटी, एवरीथिंग उसका देख सकते हैं। और अगर उन्हें वो प्रोडक्ट पसंद आता है तो आपने अगर फ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस या जो भी आपने वहाँ पर दिया है प्रोडक्ट के साथ, उसके थ्रू वो आपसे कांटेक्ट करके डिलीवरी मंगवा सकते हैं। तो इससे क्या हो गया, आप लोगों की रीच, रिटेलर की रीच जो है वो बढ़ गई। उसकी जो कस्टमर रीचिंग पावर थी, जो उसकी सेलिंग पावर थी, वो सब बढ़ गई। ऑनलाइन रिटेलिंग इज अ सबसेट ऑफ ई कॉमर्स। ये ई कॉमर्स का एक पार्ट है एंड रेफर्स टू द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स बिटवीन कंज्यूमर्स एंड रिटेलर्स यूजिंग द इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से ही जो परचेजर है और जो सेलर है, दोनों ही गुड्स को खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। आई थिंक आपको ई रिटेलिंग का मीनिंग समझ में आ गया है। पेमेंट मेथड इन ई रिटेलिंग। ई रिटेलिंग में हमने ये तो समझ लिया कि हम लोग जो है एज ए कस्टमर गुड्स को वहां पर देख सकते हैं, वेबसाइट पर उसकी प्राइस, क्वालिटी सब देख सकते हैं, और रिटेलर अपने प्रोडक्ट को वहां पर डाल सकता है, और ये दोनों मिलकर आपस में जो है बिजनेस करेंगे, परचेज या और सेल करेंगे। लेकिन इसमें बिलिंग कैसे होती है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो इसमें बिलिंग करने के कई मेथड आते हैं। नंबर 1, बिलिंग टू मोबाइल फोन्स एंड लैंडलाइन फ़ोन जो होते हैं या मोबाइल फ़ोन होते हैं, उनके मेथड से भी आप अपने, अगर आपने प्रोडक्ट खरीदा है तो आप उसकी पेमेंट कर सकते हैं, और जो रिटेलर है वो फ़ोन के मेथड से ही रिसीव कर सकता है। जैसे फ़ोन पे है, पेटीएम है, ये फ़ोन पर बिलिंग करने के मेथड्स हैं। गूगल पे है, वो भी फ़ोन पर ही किया जा सकता है। कैश ऑन डिलीवरी, COD, कैश ऑन डिलीवरी का ये मतलब है कि आप प्रोडक्ट ऑर्डर करो, जो रिटेलर है वो सामान बेचेगा और आपके घर पर डिलीवरी आएगी, वो आपसे एड्रेस ले लेगा, आपके घर पर डिलीवरी आएगी, और जब डिलीवरी आपको मिलेगी एज ए कस्टमर, आपको मिलेगी, तभी आप उस प्रोडक्ट की पेमेंट करेंगे। नंबर 3, चेक से भी आप पेमेंट कर सकते हो। नंबर 4, डेबिट कार्ड। नंबर 5, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स, इसमें ये बैंक के होते हैं, और आई थिंक सभी लोग आज की डेट में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं। जैसे देखिए, मैंने नीचे भी नंबर 5 के सामने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड कैसे दिखते हैं। इसके अंदर जो भी बैंक अकाउंट जिसका होता है उसकी सारी इंफॉर्मेशन होती है, बारकोड होती है, पिन होती है, जिसके थ्रू पेमेंट की जाती है।
नंबर 6 डायरेक्ट डेबिट इन सम कंट्रीज, कई कंट्रीज में डायरेक्ट डेबिट भी होता है, जैसे आप ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हो, NEFT कर सकते हो, जिससे कि डायरेक्ट जो रिटेलर है उसके अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। नंबर 7 इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑफ वेरियस टाइप्स, अलग अलग तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मनी मेथड से भी आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। नंबर 8 गिफ्ट कार्ड्स, गिफ्ट कार्ड्स कुछ कंपनीज जो हैं वो कस्टमर्स को गिफ्ट कार्ड्स अवेलेबल कराती हैं, जिसके थ्रू जो कस्टमर हैं वो पेमेंट करते हैं। नंबर 9 पोस्टल मनी ऑर्डर, जो आप पोस्टल जो आपका ऑर्डर आया है उसके मेथड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। नंबर 10 वायर ट्रांसफर, डिलीवरी ऑन पेमेंट, दोनों मेथड से आप डिलीवरी ऑन पेमेंट, आप कैश से जैसे मैंने अभी बताया था, या पेटीएम से जब भी डिलीवरी करने के लिए कस्टमर रिटेलर का जो डिलीवरी बॉय होता है वो आए तभी आप पेमेंट कर सकते हैं। नंबर 11 इनवॉइस, स्पेशली पॉपुलर इन सम मार्केट्स कंट्रीज सच एट स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर जो है इनवॉइस बिलिंग सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। सो ये 11 मेथड्स हैं ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान पेमेंट करने के लिए। एडवांटेजेस ऑफ ई रिटेलिंग फॉर रिटेलर्स, रिटेलर्स के लिए ई रिटेलिंग के फायदे क्या हैं? नंबर 1 लोकेशन इज अनइम्पॉर्टेंट, देखो लोकेशन एक रिटेलर के लिए बिल्कुल भी इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, वो चाहे तो अपने सारे प्रोडक्ट घर पे रख सकता है और किसी वेबसाइट पे डाल दे और जो कस्टमर्स को पसंद आएंगे उनको डिलीवरी कर दे, तो कस्टमर को भी कोई मतलब नहीं है कि उसने अपनी दुकान में सजावट की है या डेकोरेशन की है या डिस्प्ले कैसा किया है या किसी अच्छी जगह पर शॉप है या नहीं या पार्किंग है या नहीं, तो ये सब प्रॉब्लम्स वहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। नंबर 2 साइज डजंट मैटर, इसमें छोटे से छोटा रिटेलर और बड़े से बड़ा रिटेलर दोनों ही इक्वल हैं, जरूरी नहीं है कि आपका रिटेल शॉप बहुत बड़ा हो, बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आते हो तभी आप ई रिटेलिंग कर सकते हैं, नहीं, ई रिटेलिंग में करने के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ई रिटेलिंग के लिए जैसे आप अमेजोन पर भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, आप अमेजोन की साइट पे जाकर एज ए रिटेलर अपना रजिस्ट्रेशन कराओ तो आपको जो है प्रोडक्ट सेल करने की परमिशन मिल जाएगी। नंबर 3 सेव्स ऑन द वेजेस एंड प्रीमाइसिस कॉस्ट, प्रीमाइसिस कॉस्ट मतलब आपको जैसे मैंने अभी बताया था शॉप लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने प्रोडक्ट रखो घर पर ही और उसको सेल कर दो, वेजेस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शॉप हो गई तो उसमें क्लीनिंग चाहिए, डस्टिंग चाहिए, प्रोडक्ट की हैंडलिंग चाहिए, तो ये सब प्रॉब्लम्स वहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। नंबर 4 रीच ए लार्ज ऑडियंस, आप एक ही बार में बहुत सारे लोगों तक अपने प्रोडक्ट को दिखा सकते हो, उन तक रीच कर सकते हो, जैसे मान लो दिल्ली के अंदर एक रिटेलर है और वो अपने प्रोडक्ट को अगर शॉप पर बेचता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने पर्टिकुलर एरिया या अपने रिलेटिव्स वहाँ तक ही उसकी रीच होगी, इससे ज़्यादा वो लोगों को अपना कस्टमर नहीं बना सकता। लेकिन अगर वो ई रिटेलिंग करता है तो वो आउट ऑफ इंडिया वेयर एवर वर्ल्ड में जहाँ पर भी उसका प्रोडक्ट किसी भी वेबसाइट पे डिस्प्ले होगा वो वहाँ पर सेल कर सकता है। नंबर 5 हायर डिस्पोजेबल इनकम प्रोफाइल देन एवरेज, तो उससे क्या होगा आपकी इनकम बढ़ जाएगी, अगर आप एक प्रोडक्ट को 10 लोगों को बेच रहे थे, अब आप अगर उसी प्रोडक्ट को 100 लोगों को बेच रहे हो तो नेचुरली आपकी जो इनकम है वो बढ़ जाएगी। नंबर 6 एक्सेप्ट ऑर्डर्स 24 आवर्स ए डे, देखो अगर आप अपना जो बिजनेस है उसको कंप्यूटर पर ऑपरेट कर रहे हो, मोबाइल पर ऑपरेट कर रहे हो, तो आपको हर वक्त एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपके पास ये ऑर्डर आया है, तो 24 आवर्स आप अपना बिजनेस कर सकते हो। नंबर 7 मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर CRM एंड माइक्रो मार्केटिंग क्रॉस एंड अपसेलिंग, CRM मार्केटिंग के लिए और क्रॉस सेलिंग के लिए, अपसेलिंग के लिए भी जो आपका ई रिटेलिंग है ये बेस्ट ऑप्शन है। डिसएडवांटेजेस ऑफ ई रिटेलिंग फॉर रिटेलर्स, रिटेलर की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग हर कोई तो नहीं कर सकता, जैसे जो पुराने रिटेलर्स हैं जिनको ज़्यादा एजुकेशन नहीं आती है या जो ज़्यादा टेक्नो सेवी नहीं है, जिन्हें टेक्नोलॉजी का नहीं पता है, तो वो ई रिटेलिंग नहीं कर सकते या फिर उन्हें सीखना पड़ेगा या अपने वर्कर्स रखने पड़ेंगे या उन्हें प्रॉब्लम तो आएगी। तो क्या होते हैं प्रॉब्लम्स इसकी, ये इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? नंबर 1 रिटेलर हु इज हैविंग लेस नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कांट गेट बेनिफिट, तो ऐसा रिटेलर जिसको टेक्नोलॉजी का पूरा ज्ञान
नहीं है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, जियो मार्ट, ईबे कैसे चलाने हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है इन पर, कैसे ऑर्डर लेने हैं, किस तरह से डिस्प्ले करना चाहिए, ये अगर इसको नहीं पता तो वो अपना बिजनेस नहीं चला सकता और इससे जो बेनिफिट होंगे वो भी उसको नहीं मिलेंगे। नंबर 2, वेल इक्विप्ड सेटअप इज रिक्वायर्ड। देखो उसको चाहे शॉप नहीं चाहिए, वो अपने घर पर, मैंने बताया था ना, वो घर पर अपना रिटेल शॉप स्टार्ट कर सकता है, उसको बहुत ज़्यादा फैंसी शोरूम बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसे सेटअप तो बनाना ही पड़ेगा। जैसे उसको ऑर्डर लेने हैं तो उसे एक अच्छे वाला फ़ोन चाहिए या कंप्यूटर चाहिए, बिल देने हैं तो बिल बनाने के लिए उसे प्रिंटर चाहिए, डिलीवरी करनी है तो उसको वर्कर्स चाहिए, तो ये सब एक अरेंजमेंट्स उसको करने पड़ेंगे। नंबर 3, मोर इन्वेस्टमेंट एंड ऑन गोइंग कॉस्ट इसकी ज़्यादा है। आपको 24 आवर्स नेट चाहिए, हर वक्त आपका नेट अवेलेबल होना चाहिए, आप नेट पे अवेलेबल होने चाहिए, फास्ट रिप्लाई करना आपको आना चाहिए। जैसे कि कोई कस्टमर कुछ पूछता है, आपके प्रोडक्ट के नीचे उसने नोटिफिकेशन में कुछ लिखा है, कुछ उसने क्वेश्चन पूछा है, तो आपको प्रॉम्प्ट रिप्लाई करना आना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, आप 24 आवर्स आपके पास नेट अवेलेबल होना चाहिए। इसके अलावा इसमें पैकिंग पर भी थोड़ा खर्चा ज़्यादा आता है। नंबर 4, कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक्स ऑफ फुलफिलमेंट। देखो अगर कोई कस्टमर ऑर्डर कर रहा है प्रोडक्ट को या किसी रिटेलर के पास कोई ऑर्डर आया है तो उन्हें लॉजिस्टिक्स पूरे करने पड़ते हैं। जैसे कि ऑर्डर के लिए आपको पूरा एक मोबाइल ट्रैकिंग आपको पता होना चाहिए कि कैसे ट्रैक करते हैं मोबाइल पर, कस्टमर को पता होना चाहिए, रिटेलर को पता होना चाहिए कि हर वक्त अपडेट कैसे देते हैं, तो ये इनका काम बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर कुछ ऐसे काम हैं जिनमें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है तो ये डॉक्यूमेंट्स उसको पता होने चाहिए कैसे फिल होते हैं। सो वैसे तो हर चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, ऐसे ही ई रिटेलिंग के भी कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, बट आई थिंक कि इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं। अगर आपको मॉडर्न रिटेल में अपना कंपटीशन बीट करना है तो आपको ई रिटेलिंग करना चाहिए। So thank you for watching my video. Please like, share and subscribe. And if you think anything जो आपको डिस्कस करनी है, ई रिटेलिंग से रिलेटेड कुछ पूछना है मेरी वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।